तो रेट्रोस्पेक्ट में पाकिस्तान में अगर दहशत गर्दी की इस वेव को एनालाइज़ किया जाए, डेथ टॉल बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान सेकंड मोस्ट टारगेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड कहा गया रिसेंटली। अभी 1000 से ज़ायद कैजुअल्टीज़ कोट की गई। आपको क्या लगता है कि वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग कि 2007-8 के बाद इतना बड़ा एक जंप स्टैटिस्टिक्स में हम देख रहे हैं आता हुआ? इसको अगर एनालाइज करना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या लगता है किस पर डालनी पड़ेगी, और कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो हम टाइमली नहीं ले पाए जिसकी वजह से आज इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर एक सिस्टम लेवल एनालिसिस करें तो गैर जानिबदाराना तौर पे 3 बुनियादी वजूहात सामने आती हैं जिसकी वजह से दोबारा से दहशतगर्दी ने इतने बड़े पैमाने पर सर उठाया है। इसका एक सियासी पहलू है, एक तस्वीराती पहलू है और एक फेडरेशन और सूबों के दरमियान मामला हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल पहलू है वो तो ऑब्वियसली, चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पिछले दौर में आपको याद होगा कि जिस तरह दहशतगर्द तंजीमों से बात करने की, मुज़ाकरात की बात हुई और मुज़ाकरात के दौरान जिस तरह के उनको एक्सेप्शनल कंसेशंस दिए गए, जिसमें तकरीबन 5000 से ज़ायद जो टीटीपी के दहशतगर्द थे उनकी सेटलमेंट और उनको हथियार रखने की इजाज़त देना जो था, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर थी। दूसरी बात ये कि जो 100 साल की तकरीबन तारीख है काउंटर टेररिज्म स्टडीज़ की, वो भी ये बताती है कि जब भी आप किसी नॉन स्टेट एक्टर से ओवर्ट नेगोशिएशन कोई रियासत करती है, चाहे वो IRA हो या तामिल टाइगर हो या कोई और तंजीम हो, तो वो आप उसको लेजिटिमाइज भी करते हैं, जिसको वो साइको सोशल डोमेन में अपने सियासी और अवामी राय हमवार करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि किया गया। ठीक। दूसरा जो इसका स्ट्रेटेजिक पहलू है वो ये है कि जिसके नतीजे में जो कंसिस्टेंसी थी, जो मोमेंटम आपने जनरेट किया था, बहुत कामयाब और मुश्किल ऑपरेशन जो आपने स्वात में और दीर में और दीगर इलाकों में किए थे, वो मोमेंटम टूट गया और एक तरह से आप यूं समझे कि साई ऑफ रिलीफ दे दिया गया दहशतगर्द तंजीमों को दोबारा से मुनज़्ज़म होने के लिए। अली साहब लेकिन जो ये कहा जाता है कि अफगान तालिबान की तरफ से जब ये कहा गया कि ये जो TTP के कुछ लोग हैं इनको अपने जेलों से भी निकाल लिए, ये आपके लोग थे, इन्हें वापस ले लीजिए, और उस प्रेशर को हम सकम कर गए, तो जो हमने अफगान रेजीम चेंज को सेलिब्रेट किया, वाज दैट अ राइट डिसीजन? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो पिछले तकरीबन 3.5 साल से सैकड़ों प्रोग्रामों में मैं उस वक्त भी ये कहता रहा हूँ कि हमने अपनी जो गुडविल थी अफगान तालिबान के साथ उसको ओवर एस्टिमेट किया था और उनकी अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको अंडर एस्टिमेट किया था और उनके स्ट्रेटेजिक कल्चर को कम्प्लीटली मिसरीड किया था। तो अभी आपको हालत नजर आ रही है कि जो भी फॉरेन पावर्स हैं, चाहे वो रीजनल या एक्स्ट्रा रीजनल, जो इन्वेस्ट कर रही हैं दहशतगर्द तंजीमों में, और वो उनके मफादात के लिए अवेलेबल हैं काम करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। और तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर थी, उनसे नेगोशिएशन करना, उनको स्पेस देना, उनको रिलीफ देना, और फिर ये मिसकैलकुलेट बहुत ही बड़ा था कि जनाब अफगान तालिबान जो है वो, जो कि अपने कजन्स हैं और अपने ब्रदर इन आर्म्स हैं, उनको उनके मुकाबले में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। अब जबकि आप उनके ऊपर माशी दबाव बढ़ा रहे हैं गुड गवर्नेंस के जरिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के जरिए, तो वो उन्हीं TTP को यूज कर रहे हैं आपके हवाले से हमला करके और आपको नुकसान पहुंचा के ब्लैकमेल करने के लिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से मारिया साहिबा आपकी तरफ आता हूँ, अली साहब ये कह रहे हैं कि जो हमने ज़रबे अज़ब किया, सवात में ऑपरेशन किया, हम उस मोमेंटम को कैरी नहीं कर सके, और जो लीनियंसी हमने दिखाई बातचीत करके, कंसेशंस दे के, उसका ये ब्लो बैक है। लेकिन जहाँ तक मेरा इस पर ओपिनियन है वो तो यही है कि ज़िया-उल-हक साहब की रजीम के बाद जो अफ़गान जंग के अंदर हम इंक्लूड हुए, ये उसी के ब्लो बैक्स हैं जो कभी सर उठा लेते हैं, कभी फिर जो है वो आपको दिखाई देता है कि ये वाक़यात कम हो जाएंगे, फिर रीसरफेस हो जाएंगे। आपको लगता है कि इसका हिस्ट्री में जाकर एक एनालिसिस करना पड़ेगा, या फिर यही तरीक़ा कार है कि हम इसको मिलिटरली तो डील कर लेंगे, लेकिन जो सोच की तब्दीली आई, नेशनल एक्शन प्लान ने भी इस बात को सैंक्शन किया था कि रेडिकलाइजेशन, जो कि इंटेलेक्चुअल रेडिकलाइजेशन भी हो सकती है, उसके लिए भी हमने कुछ करना है, उस फ्रंट को हमने बिल्कुल खाली छोड़ दिया। देखिए, बात यह है कि ये तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस लेवल से एनालाइज करते हैं, लेकिन जो कुछ हकायक है वो इतने से नहीं है।
ये इतना सीधा नहीं है कि जी कुछ लोग अफगानिस्तान के अंदर रेडिकलाइज हो गए, रेडिकलाइजेशन के बाद अफगानिस्तान अफगान वॉर में हुए या उसके बाद हुए, और उसके बाद वो जो रेडिकलाइजेशन है वो आपको इफेक्ट कर रही है। पहली बात तो ये कि जो आप जिस चीज को आप डील कर रहे हैं वो ग्लोबल टेररिज्म है, और ग्लोबल में जाहिर है आइडियोलॉजी एक रोल प्ले करती है, लेकिन वो डेफिनेटिव फैक्टर नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक अज़ाइम होते हैं। पहली जो अफगान वॉर थी उसके जो पीछे जो स्ट्रेटेजिक अज़्म था वो ये था कि रूस जो है या फॉर्मर सोवियत यूनियन उसका ब्रेकअप था, और आपने उसका ब्रेकअप भी देखा। दूसरी जो अफगान वॉर थी उसके अंदर जो बैन अवी दुनिया है, जिसमें आप मुख्तलिफ अमेरिकन लोग और बाकी तमाम लोग ये कहते हुए नजर आए कि जी वी अबैंडन्ड अफगानिस्तान, लेकिन वहाँ पाकिस्तान और ईरान की जो है एक प्रॉक्सी जंग चल रही थी, और वो आपने भी देखी, हमने भी देखी, और उसका एक इम्पैक्ट radicalization, उसका एक इम्पैक्ट आया पाकिस्तान के अंदर, इस सारे रीजन के अंदर, बाकी जगहों के ऊपर आपस एक सुन्नी शिया एक फॉल्ट लाइंस क्रिएट होगी जो पहले कभी नहीं थी। और इस वक्त को आप डील कर रहे हैं जो 2021 के बाद की जो सिचुएशन है, ये क्या है? ये बेसिकली वही सिचुएशन है जो आपने सवाल में शुरू में की, तो मोहम्मद अली साहब ने कहा टेररिज्म तो बहुत आला की ज़रबे अज़ब से लेके ज़रबे मोमन, ये तमाम चीज़ें काउंटर टेररिज्म में आती हैं। इसी तरह अमेरिका ने भी तकरीबन वहाँ 1000 से ज़ायद मतलब आप कह सकते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस किए, और सारे मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुल करार दिए गए, लेकिन वो जंग हार गए। वो कैसे जंग हार गए? क्योंकि स्टेट बिल्डिंग नहीं हुई। इसी तरह जहां आपने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस किए इफेक्टिवली, बात ये तो नहीं है कि आप एक कंटिन्यूअस मोमेंटम जारी रखें और लोगों को मारते जाएं, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो एक मिलिट्री सोल्यूशन है। मिलिट्री सोल्यूशंस की एक खास शॉर्ट लाइफ होती है जिसमें वो पेश, उसके बाद आपकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने और आपकी पुलिस ने और आपकी जो स्टेट के बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उन्होंने बिल्डअप करना होता है। हमारा प्रॉब्लम ये था कि उसमें बहुत सारे लेजिस्लेटिव लैग्स थे। पाकिस्तान बनने के बाद आपने वो लेजिस्लेटिव गैप्स फिल नहीं किए, चाहे वो फाटा कोई मर्जर के लिहाज था, चाहे वो अभी भी बलोचिस्तान के अंदर जो है 80% जो एरिया है वो बी एरिया है, अभी तक आपने इसको कुछ नहीं किया। ANF की अगर हम बात करते हैं तो ANF का जो मैंडेट है वो अभी भी जो है एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है बराए मतलब जो उसके जो फंड प्रोसेस है वो ये है कि पाकिस्तान से बाहर कहीं और जो है ड्रग्स ना पहुंचे। उनकी जो इंटरनल जो फुटप्रिंट है वो मुख्तलिफ लॉ मुख्तलिफ एज से डेवलप करता है। और फिर आखिर में लेकिन सबसे अहम जो है अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर एक नहीं दो नहीं करोड़ों रुपए की जो तिजारत है वो होती रही, लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्सेशन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। फिर इसके साथ लिंक्ड है अफगान रेफ्यूजीज। जो अफगान रेफ्यूजीज आपके पास 3 वेव्स में आए। एक फर्स्ट वेव में आए आपने जिनके लिए आपने अपने दरवाजे खोल दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट आया। आपको ये नहीं पता चला कि ये पाकिस्तानी है अफगान है ये कौन है, उसका आपकी स्टेट की और बॉर्डर सिक्योरिटी पे और होमलैंड सिक्योरिटी पे बहुत इम्पैक्ट आया। दूसरे जो अफगान थे उसको आपने थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट किया, लेकिन प्रीटी मच एक जैसे थे। अभी आपने 2021 के बाद जो है उनको वीजा रेजिम लाने की कोशिश की है, और उसका ब्लॉक इस वक्त तकरीबन मतलब अभी हमारा दायरा भी एक स्टडी कर रहा है, और उसके मुताबिक भी तकरीबन हजारों में नहीं कुछ लाखों में लोग हैं जो आए हैं, और अभी तक 2021 से लेके 2025 आ गया है, और जिन्होंने आगे यूरोप जाना था जो अमेरिका के साथ उनके इत्तेहादियों के साथ काम करते हैं, लेकिन वो अभी तक वहां नहीं गए हैं।